गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। आ रही है बेटा मेरी सबको? यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था, आप सबको समझ आ गया? यस मैम। बताया था आपको नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। समझ आ गया बेटा वो? यस मैम। ओके गुड। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एक मैंने कल आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में। दूसरा बताया था इक्वेशंस के बारे में। दोनों में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे? रिप्लाई फास्ट। सुन लो दोबारा। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इक्वल नहीं होता। इक्वेशंस में इक्वल का साइन भी होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। उनको बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे 4x प्लस by इक्वल टू 6, b की जगह 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर या फिर रख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 94। इस तरीके की इक्वेशन जो होती हैं वो इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इनमें इक्वल का साइन यूज किया जाता है, ठीक है। और वेरिएबल्स किस फॉर्म में होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है। ये तो थी कल की बात। अब हम आज की बात पे आते हैं। इक्वेशंस की को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सीधी लाइन आती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। इक्वेशंस की सीधी लाइन आती है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की कभी भी सीधी लाइन नहीं आएगी। पॉलिनोमियल्स का कर्व आएगा, किसी भी तरह से आ सकता है, इस तरह से पैराबोला आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन कर्व शेप में होता है, सीधी लाइन नहीं आती। अगर आपके सामने ग्राफ दे दे और पॉलिनोमियल्स दे दे, कोई ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया, ठीक है, मान लो इस तरीके से है, और आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो कैसे बताओगे? जो पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं जीरोस, वो कितनी होती हैं? मैंने आपको कल भी बताई थी। उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, मान लो 9x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x, ये है पॉलिनोमियल, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैम 4। क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है बेटा। और ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ग्राफ से हमें पता चलेगा एक्स एक्सिस से। कोई भी पैराबोला हो गया या फिर कर्ड जो पॉलिनोमियल का की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगी उसके सॉल्यूशन उतने ही होंगे। अब मैंने जो ये ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? एक बार। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ एक, चाहे इसकी पॉलिनोमियल जो फॉर्म है वो कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। अब अगर मैं ये बनाऊं आपके सामने,
बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3। देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, 1 2 3, 3 जगह काट रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 3। अब बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 0 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। अब हम आगे चलते हैं। एक होता है कोफिशिएंट, क्या किसको बोलते हैं आपको पता है? मान लो मैं लिख दूं 4x² प्लस 5x z प्लस 9xy प्लस 6x², ये लिख दिया मैंने। तो इसमें आप मुझे बताओ, x² पाई लिख देते हैं इसके साथ, x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 4 4। x² y का कोफिशिएंट क्या है? 6 6। x y z का कोफिशिएंट क्या है? 9 -9। ध्यान दो, इधर माइनस लगा हुआ है इसके सामने। ठीक है, कोफिशिएंट भी आप बता दोगे। अब हम जो पॉलिनोमियल्स की जो जीरोस होती है उनको कैसे शो करते हैं? उनको हम शो करते हैं अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में। तो जो जीरोस होती हैं किस तरीके से होती हैं? उसकी सब किसी भी पॉलिनोमियल की सब जितनी भी जीरोस होंगी उनका सम किसके इक्वल होता है? -b/a के। ये नॉर्मली ट्राइनोमियल के बारे में बात हो रही है। इस फॉर्म में जब आती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? दोनों जीरोस। अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी इसकी जीरोस है। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, यानी अल्फा और बीटा ही होंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं? -b/a के। -b यानी कि x का कोफिशिएंट, उसके साथ माइनस लगा देंगे, और a मतलब x² का कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, और इन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? c/a। c मतलब जो तीसरा कांस्टेंट है वो, और a मतलब x² का कोफिशिएंट। ये तो आपको पता ही होगी, ये बात पता थी? यस मैम ओके, तो ध्यान में रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर 3 दिए हुए हों, अगर हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, तब क्या होगी अल्फा बीटा? यहाँ क्या कितने होंगे जीरोस? अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 जीरोस होंगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा? -b/a के। अल्फा बीटा, अब मल्टीप्लाई तो सबको करेंगे, अल्फा को बीटा से करेंगे, बीटा को गामा से करेंगे, प्लस अल्फा को गामा से भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा? c/a। और अल्फा, बीटा और गामा तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -d/a के ऊपर। क्लियर है? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया? यस मैम। ओके, अब नॉर्मली आपके सिलेबस में एक और चीज थी, आपने 10th में ही पढ़ी है, इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन आपका कोई चैप्टर था, वहां पे इस तरीके की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। दो इक्वेशंस है कोई भी, इन दोनों को अगर आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मिनिमम कितने डॉट्स, इनके कितने सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं आपको? आप इनकी टेबल बनाते थे, यहाँ x और y की वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, इनमें से एक की वैल्यू 0 1 2 पुट करते थे और दूसरे की निकालते रहते थे, ऐसा ही करते थे। यस मैम। ओके, तो अब मुझे ये बताओ
कि इसके मिनिमम कितने सॉल्यूशंस निकालते थे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, 1, 2 या 3? 3। मैम 2। 3 देखो बेटा, मिनिमम तो आपको 2 तो चाहिए ही चाहिए। जब तक 2 पॉइंट नहीं होंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप लाइन कहाँ से जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हमें पता चल जाए गलत तो नहीं है, हम 3 पॉइंट्स निकालते थे, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्यों निकालते थे? अगर बाय चांस हमने कहीं मिस्टेक की होगी तो तीसरा पॉइंट कहीं और आएगा, फिर वो एक लाइन नहीं बनेगी। अगर लाइन नहीं बनेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर गलत है। अगर एक लाइन में आ गए तीनों पॉइंट, इसका मतलब हम श्योर हो जाते थे कि हमने बिल्कुल सही सोल्व किया है, ठीक है। लेकिन मिनिमम हमें 2 की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आई? तो इन्हीं 2 इक्वेशंस को सोल्व करने के आपके पास कई मेथड होते थे। उन मेथड्स के नाम क्या क्या थे? पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा आप ग्राफिकली शो कर सकते थे उसको। ग्राफिकली कैसे? टेबल बना के, है ना? करते थे नहीं करते थे? इन मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन मेथड्स के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा? समझ आ रहा है? यस मैम। मैम ओके। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज इसी चैप्टर से, ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे? जब आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे तो इक्वेशन जो है दोनों एक जगह पे काटती थी, ठीक है। वो एक जगह पे काटती थी, उनका एक ही सॉल्यूशन था, यानी एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स और वाई की वैल्यूज थी, ठीक है। अब दूसरी बात है, कई बार आपकी लाइंस क्या आ जाती थी? पैरेलल आ जाती थी, है ना? पैरेलल आ जाती थी तो उसका इसका मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं हो। या फिर लाइन एक के ऊपर एक आ जाती थी कि नहीं आती थी? ठीक है। जब लाइन Yes, एक के ma'am. ऊपर एक आ जाती थी तो उसको क्या बोलते थे हम? कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलते थे? या तो 2 लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। क्या होता बेटा? या तो कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा में कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4, ठीक है। ये 2 सिचुएशन आती थी। अब सिर्फ इक्वेशंस को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, या फिर इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है? वो देखो कैसे पता चलेगा आपको। आप इनके कोफिशिएंट्स को उठाओगे, कोफिशिएंट्स को उठाओगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यानी दोनों लाइनें सिर्फ एक जगह कट करेंगी, तो क्या होगा? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 a2 कौन है? x का कोफिशिएंट, दोनों में x, और b1 b2 कौन है? y के कोफिशिएंट। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब आप मान के चलोगे कि इसका जो है सिंगल सॉल्यूशन है, यानी एक जगह पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन में मतलब इसका मतलब था क्रॉस लाइंस, क्रॉस करेंगी वो एक दूसरे को, ठीक है।
अब पैरेलल लाइंस में क्या आएगा आपके सामने, पैरेलल लाइंस में होंगी अगर तो क्या आएगा, A1 by A2 इक्वल होगा B1 by B2 के और इक्वल होगा C1 by C2 के। ठीक है बेटा, समझ आया इतना? यस मैम। ओके। और बहुत सारे जब सॉल्यूशन होंगे यानी एक के ऊपर एक लाइन होगी तो क्या आएगा, A1 by A2 तो इक्वल हो जाएगा B1 by B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे किसके, C1 by C2 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ले लिया? Yes, ma'am. ओके, तो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताओगे इनके कितने सॉल्यूशंस हैं। एक और वर्ड यूज कर देते हैं इनके लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उनको बोलते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन चाहे एक हो या मैनी हो, वो कंसिस्टेंट की लिस्ट में आएंगे। और दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट वो होंगे जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी लाइंस आएंगी पैरेलल, लाइंस आएंगी पैरेलल। ठीक है, आप मुझे बताओगे इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंस होंगे। कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन। चलो सोल्व कर लो सभी क्वेश्चंस। मैम हो गया। बताओ बेटा, फर्स्ट का आंसर बताओ। कितने मैम सॉल्यूशन फर्स्ट का होंगे? यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, अब कोई और बच्चा बताएगा मुझे, किसने बताएगा आंसर फर्स्ट का? यस मैम कपिल। कपिल। कपिल नहीं बताएगा। सेकंड का आंसर कोई और बताएगा? मैम सेकंड का सेकंड का आंसर बताओ। मैम नो सॉल्यूशन सेकंड का। सेकंड का नो सॉल्यूशन, कौन से वाला सेकंड मान रहे हो बेटा? मैं इसको सेकंड मान रही हूँ। 9x वाला ही मैम। 9x वाला ही नो सॉल्यूशन। 9x वाले में क्या आएगा इसका? नो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। नो सॉल्यूशन। मैम मैनी सोल्यूशन होगा मेरे हिसाब से। मैनी सॉल्यूशन आएगा नहीं, बेटा 9x वाले का। चलो अभी यस मैम। देखते हैं। अभी आप थर्ड का बताओ, इसका 6x वाले का।
इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन यानी इसका पैरेलल no लाइंस solution। आएंगी। अब ये फोर्थ का बताओ जो रह गया। यूनिक हम सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सबका यूनिक आया है फोर्थ में। इसमें ओके सेकंड देखो a1 by a2 यानी 9 by 18, b1 by b2 3 by 6, c1 by c2 12 by 24। ये 1 by 2 आ जाएगा, ये भी 1 by 2 आ जाएगा, ये 1 by 3 आ जाएगा। यानी a1 by a2 b1 by b2 के आएगा। इक्वल है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। और ऐसा किसमें 1 by होता 2 है? ही तो आएगा। कोइंसिडेंट लाइंस में यानी मैनी सॉल्यूशंस में। ठीक है, आई बात समझ 12 में? by 24 1 by 2 आएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा 12 by 24 1 by 2 आएगा, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो वापस सॉल्यूशन हो। तीनों इक्वल होते हैं तो मैनी सॉल्यूशन आते हैं बेटा। नो सॉल्यूशन में a1 by a2 इक्वल b1 by b2 होती है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होती। उल्टा तो नहीं लिखवा दिया मैंने आपको भी? देखते हैं। हाँ जी उल्टा लिखवा दिया मैंने, इसको थोड़ा सही कर लो बेटा। ये नोट इक्वल आएगा। ये सही कर लो इसको। अच्छा मेथड्स के नाम बताओ मुझे। अभी मैंने लिखवाए थे थोड़ी देर पहले। सब्स्टिट्यूशन मेथड, Substitution क्रॉस method, मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड। ओके अब आपको ये भी पता होना चाहिए इन मेथड्स को किस तरीके से किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है? जब दो इक्वेशंस होती है ना, मान लो 2x plus 3y equals to 3 है, 5x plus 9y equals to 4 है, तो एक में से हम कोई एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो 2x plus 3y equals to 3 है, तो यहाँ पे 2x को रखेंगे, 3 minus 3y। अब x को यानी एक वेरिएबल को इधर रखेंगे, एक एक करके बाकी सबको ले जाएंगे। ये आ गया, ये x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई ना, तो दूसरी वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, 3 minus 3y by 2 यानी x की जगह ये पुट कर देंगे। सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल रह जाएगा y, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर उस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। याद आया आपको? yes मैम। ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। हो सकता है क्वेश्चन में थ्योरेटिकली आपको बता दे कि एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल पे पुट करने के बाद फिर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उस मेथड का क्या नाम होता है? क्या बताओगे उस मेथड का नाम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। Substitution, ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता था? मान लो 2x plus 3y equals to 3 है, 3x plus 4y equals to 9 है, तो वहां पे क्या करते थे आप? दोनों वेरिएबल्स की, दोनों इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते थे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कितना आ जाता था? 6x प्लस पूरी इक्वेशन को करना था, सिर्फ इसको नहीं। 9y इक्वल टू 9 यहाँ करेंगे तो 6x 8y इक्वल्स टू 18। फिर हम करेंगे माइनस माइनस माइनस, यानी कि इनके साइन चेंज कर देते थे। प्लस होता था तो माइनस, माइनस होता था तो प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरे को सोल्व करते थे। याद आ गया ये मेथड? यस मैम। यस मैम। yes इस मैम। मेथड का नाम क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल करने के बाद फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उस मेथड का क्या नाम होता था? एलिमिनेशन। Elimination method, ठीक है बेटा,
अब बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे लेंथी मेथड बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, अगर मान लिया आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो वहां पे आप क्या करते थे, यहाँ लिखते थे x y और क्या लिखते थे 1, यही लिखते थे, यही लिखते थे या नहीं। यस मैम। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो लिखते थे। उसके बाद आप यहाँ वेरिएबल्स लिख लेते थे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2, ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्या करते थे फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद x अपॉन, यहाँ नीचे क्या आ जाता था, b1 और c2 को मल्टीप्लाई करो तो ये तो क्या आएगा b1 c2 माइनस b1 और b2 और c1 को मल्टीप्लाई करते थे इक्वल टू y के नीचे भी ऐसे ही c1 a2 माइनस इसको इससे c2 a1, ऐसे ही 1 इक्वल्स टू यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2, ये आते थे आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपके पास दो चीजें आ जाती थी, x अपॉन समथिंग वैल्यू आ जाती थी, y अपॉन समथिंग वैल्यू आ जाती थी और 1 अपॉन समथिंग वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। फिर आप x अपॉन वाली को 1 वाली के इक्वल रखते थे और y अपॉन वाली को 1 अपॉन वाली के इक्वल रखते थे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती थी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती थी। याद आया ये मेथड? यस मैम। ये मेथड जो है सबसे लेंथी मेथड होता है, ठीक है बेटा। और इस मेथड का क्या नाम था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड तो आपको पता ही है, टेबल बनाते थे, मिनिमम 2 नंबर्स निकालते थे, 2 कोऑर्डिनेट्स और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे आप, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने करंट वाले, स्ट्रीम वाले, यानी कि करंट यानी कि स्ट्रीम, उसके साथ बोट या मैन, ये वाले क्वेश्चंस भी करे होंगे, उनकी स्पीड वाले, कि डाउनवर्ड्स जा रहा है या फिर अपवर्ड्स जा रहा है, किए थे 10th क्लास में पढ़े थे क्वेश्चंस। यस मैम। करंट की डायरेक्शन में ही वो जा रहा है, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम यहाँ पे क्या देखते थे, स्पीड। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी दोनों की स्पीड, करंट की स्पीड और मैन, बॉय, गर्ल या फिर बोट, किसी की भी जो भी दिया हुआ है उसकी स्पीड, ठीक है। इन दोनों की स्पीड को हम क्या मानते थे, एक्स एंड वाई। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आती है बेटा, जब कोई भी डाउनवर्ड्स जाता है, मान लो ये नदी है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन में ही कोई बोट चला रहा है या फिर तैर के जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, तो जल्दी पहुंचेगा इंसान, क्योंकि वो खुद की तो स्पीड उसकी होगी ही होगी, प्लस करंट भी, यानी पानी भी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में ही अगर जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, टाइम कम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस मैम। है ना। अब टाइम कम लगेगा, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तभी तो टाइम कम लगा, अगर स्पीड कम होती तो टाइम कम लगता है, ज्यादा ज्यादा लगता, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी। तो दोनों की स्पीड को हम क्या करते थे, उधर प्लस करते थे, ठीक है। लेकिन अगर अपवर्ड्स जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो टाइम क्या लगता था, ज्यादा लगता था। टाइम ज्यादा कब लगता था, जब स्पीड होगी कम, और स्पीड कम यानी कि दोनों की स्पीड को क्या कर देते थे, सबट्रैक्ट करते थे। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ इस केस में लगेगी स्पीड कम
और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड लगेगी ज्यादा, यानी कि जब कम स्पीड होगी तो माइनस करेंगे, ज्यादा स्पीड होगी तो प्लस करेंगे। टाइम और स्पीड का ये जो लॉजिक है आपको याद रखना है। डाउनवर्ड्स जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, और अपवर्ड्स जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, देन सेम बात, अगर दो ट्रेनें हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, एक ट्रेन ए से चली इस डायरेक्शन में, एक ट्रेन बी से चली सेम डायरेक्शन में, वो आगे कहीं जाके मिल जाएंगी, अलग अलग स्पीड है दोनों की। इस केस में स्पीड क्या होगी, ट्रेन ए और ट्रेन बी की ऐड होगी या सबट्रैक्ट होगी? बताओ मुझे कोई। सोचो जरा। बोट के केस में तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे आपने स्पीड ऐड कर दी थी। क्यों ऐड कर दी थी? क्योंकि वहां पे टाइम कम लग रहा था। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पे इनको मिलने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा मिलेगा, लगेगा? इसका आंसर दो मुझे। अगर ये इस तरीके से चले, ए पॉइंट से ट्रेन ए ऐसे चले, ट्रेन बी इस तरीके से चले, तो फिर वो यहाँ कहीं मिलेंगे। तो इन दोनों में देखो किसमें टाइम कम लगेगा, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, किसमें स्पीड प्लस होगी, किसमें स्पीड माइनस होगी। जल्दी से मुझे आंसर दो। मैम दूसरे वाले में टाइम कम लगेगा और पहले वाले में ज्यादा लगेगा। ओके, तो जिसमें टाइम कम लगेगा उसमें स्पीड ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? हम ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। स्पीड और टाइम के बीच में जो है ना ऑपोजिट रिलेशन है। जब टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा होगी, जब टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे ज्यादा देर में मिलेंगी वो, ठीक है, तो यहाँ उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। यहाँ वो जल्दी मिल जाएंगे तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। समझ आई बात? इसको ध्यान यस से मैम। समझ के करना है, क्योंकि ऐसे मत कर देना कि जैसे बोट एंड स्ट्रीम में हम सेम जा रहे थे तो हमने प्लस कर दी थी, ऑपोजिट जा रहे थे तो माइनस कर दी थी। ऐसे यहाँ डायरेक्शन के केस में नहीं होता कि सेम जा रहे हैं तो प्लस कर दी, नहीं, यहाँ सेम जा रहे हैं और हमने माइनस की है, यहाँ ऑपोजिट जा रहे हैं तो हमने प्लस की है। समझ आई बात? Yes. जिसको ये इतना समझ में नहीं आया ना वो बताओ मुझे अपना नाम। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते थे? या क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इक्वेशन इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें इक्वल का साइन होता था। इन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करते थे? इनके आप फैक्टर्स करते थे, मिड टर्म को स्प्लिट करते थे। जैसे मान लो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, मिड टर्म को स्प्लिट करते थे। ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढते थे जिनकी मल्टीप्लाई 20 हो, प्लस या माइनस करने पे 3 हो, या फिर मल्टीप्लाई 5 हो, प्लस या माइनस करने पे 3 हो। इन्हीं मेथड से करते थे, करते थे बेटा। यस आवाज आ मैम। गई मेरी? यस मैम। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते थे कि इस मेथड से आपको फैक्टर्स ही नहीं मिलते थे, और जो फैक्टर कोई मिलता तो वो सही बैठता था, उससे दोनों आपके जो ब्रैकेट्स थी वो इक्वल आती ही नहीं थी। तब आप क्या करते थे?
देखो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप क्या करते थे, दो फैक्टर ढूंढते थे, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 10 आनी चाहिए, प्लस या माइनस करने से 3 आने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर 5 और 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो आप यहाँ फर्स्ट टर्म ऐसे के ऐसे लिखते थे, सेकंड टर्म का साइन लिख देते थे, बड़ा कौन सा 5 तो 5x लिख दिया, फिर 2x माइनस 10, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। फिर आप कॉमन लेते थे फर्स्ट वाले में से, x माइनस 5 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लोगे x माइनस 5 बच गया। दोनों ब्रैकेट यहाँ के आप चेक करते थे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दोनों ब्रैकेट के नाम की एक ब्रैकेट और प्लस जो बाहर बच गया वो वाला दूसरी ब्रैकेट में हम रख देते थे, ऐसे ही निकालते थे इनकी जीरोस।